क्वेश्चंस है जो कि यस सर, अभी वो आपने हमें पढ़ाए पढ़ाए नहीं गए उनमें। चैप्टर में नहीं है, वो भी यस सर, क्वेश्चन बस दिए हुए हैं फर्स्ट उसमें डीपीपी में कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं सर, बाकी डीपीपी में और बहुत शायद हार्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी। बात सुनो, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, हम डीपीपी को डिस्कस ही करेंगे पूरी क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए उससे पहले पहले आज भी मैं आपको लाइव डीपीपी सबमिट कराऊंगा वहाँ पे। तो आपको 2-3 डीपीपी और मिलेगी आपको, तो सारी की सारी इकट्ठी करके वो डीपीपी सोल्व करनी है। जो प्रॉब्लम हो वो नेक्स्ट क्लास में हम फेस कर लेंगे, ओके। और सर उन डीपीपीस को कॉपी में लिखना है क्या हमें, मतलब उनके क्वेश्चन और आंसर्स डीपीपी की कॉपी में लिखने हैं अगर अपने? आप नहीं, आपको अगर उसमें डाउट हो तो लिख लेना, नहीं डाउट हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ओके सर। फोर्टनाइटली टेस्ट हुआ था, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट थे कि जो अभी हमने पढ़े ही नहीं थे। यस सर, उसमें साइंटिफिक नेम्स की बात की हुई थी। ओके सर वो नंबर भी शो नहीं कर रहा है सारे। कोई नहीं, मैं एक बार मैं वो टेस्ट भी देख लूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, टेस्ट भी प्लस डीपीपी भी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास के लिए ये सारा सामान बचा के रखते हैं, ओके। सर मेरे वो ओके सर। सर क्वेश्चंस वाले जो मार्क्स में, उसमें सर 36 मार्क्स दिखा रहा है, और ऐसे रिपोर्ट कार्ड में 12 मार्क्स दिखा रहा है। कोई नहीं, आप वो एकेडमिक से डिस्कस करना। चलो लेट स्टार्ट द क्लास। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म कर लिया है और सेल वॉल खत्म कर लिया है, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट्स और बचे, जैसे हमारा न्यूक्लियस हो गया, वो बचा हुआ है, और हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। तो जैसे ही हम न्यूक्लियस खत्म करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स खत्म करेंगे, ठीक है, वैसे ही वो सारा का सारा हमारा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर। तो लेट स्टार्ट। देखो न्यूक्लियस आप लोगों को पता है, न्यूक्लियस जो है ना वो सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गेनल होता है, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गेनल स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कोल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। भाई सेल का ब्रेन भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि वही तो न्यूक्लियस है जो रेगुलेट करता है पूरे के पूरे सेल को। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं न्यूक्लियस को। साथ में आप लोगों को पहले ही पता यार, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, ये अपने पॉइंट्स बना रहे हैं हम, ताकि हमारे न्यूक्लियस के बारे में कोई पूछे तो हम ये 3-4 पॉइंट्स को लिख सके, ठीक है। साथ में जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर क्यों होता है ये? बिकॉज क्योंकि मान लो कि जैसे ये एक सेल है, तो सेल में सबसे बड़ी सेल की जो अंदर की जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस ही होता है, जो सेंट्रल में लोकेटेड होता है। उसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपेरेटस हो गया, वो साइज में स्मॉल है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। सर प्लांट सेल में तो वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। हाँ, प्लांट सेल में वैक्यूल का होता है, लेकिन सारी सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा नहीं होता है। कुछ सेल्स में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, वो ऑक्यूपाई करता है 50-90% एरिया ऑफ द सेल, ओके। तो सर इसमें लिखना पड़ेगा इन एनिमल सेल? नहीं, मैं आपको जब वैक्यूल के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वो चीजें लिखाऊंगा, तब आपके समझ में आ जाएगा, ओके। तो अभी हमारा जो फोकस है वो है, अभी जो हमारा फोकस है वो है कि भाई न्यूक्लियस क्या है? एक ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। न्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे हैं? लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई आपसे पूछे भाई सेल के अंदर लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर कौन सी है, तो आप जवाब दोगे न्यूक्लियस है। तो ये इंपॉर्टेंट लिख लेता हूं मैं इस पे, ठीक है। ये आ सकता है, ये कोई पूछ सकता है आपसे। तो अब मैं बात करता हूं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। अगर मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखूं, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो किस टाइप से मुझे दिखाई देगा? अगर मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस टाइप से सर ये स्पेसेस है ना जो गोल गोल आपने बनाया है? यस यस, ये स्पेसिस है, न्यूक्लियर ये पोर्स है ना न्यूक्लियर, मतलब? यस यस, ये न्यूक्लियर पोर है। थोड़ा सा ये गोल नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल नहीं होता है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है हमारा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है इस पे। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ तो ये हो गया आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब है कि इसके अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर और इनर। ठीक है, साथ में यहाँ पे पोर भी प्रेजेंट होते हैं, जो ये गोल गोल राउंड फिगर में आप देख रहे हो, ये पोर है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये वो पोर है जो हेल्प करेंगे कि कोई सब्सटेंस अगर अंदर की साइड मैन्युफैक्चर होता है उसको बाहर के साइड पहुंचाने में यही न्यूक्लियर पोर हेल्प करते हैं कि अंदर से बाहर जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे हो सकता है, इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करता हूं इनके अलावा जो अंदर की साइड ये जो एरिया आप देख रहे हो, खाली एरिया जो आप देख रहे एक्सक्यूज हो, मी सर, इन यस यस सर न्यूक्लियर पोल जो है सर वो सिर्फ न्यूक्लियस का न्यूक्लियस की बाउंड्री है जो हेल्प करती है मटेरियल को अंदर से बाहर आने में। तो सर वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर बाहर आने में हेल्प करती है ना? न्यूक्लियस को अंदर बाहर हेल्प थोड़ा ना करेगा न्यूक्लियस अपना आपको। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होगा मटेरियल जो हाँ यस 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 ठीक है। और फिर वो और सेल के अंदर प्रेजेंट हो जाता है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है तो अंदर बाहर करने में। यस ठीक है। मेनली कम्युनिकेट करने में मदद करता है, फिर जो मटेरियल है उससे अंदर बाहर करने में भी। और देखो अब देखो इसके बाद जो जैसे हमारे पास साइटो मतलब जो सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो वैकेंट स्पेस होता है उसके अंदर जो उसका जो प्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनसाइड द दिस। ठीक है, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मतलब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है, एक तो न्यूक्लियोलस एंड एक क्रोमैटिन। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो स्ट्रक्चर हमारी प्रेजेंट होती है। एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और दूसरी जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वो दिखाई देता क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब मैं बताता हूं कि ये न्यूक्लियोलस क्या मतलब कैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये क्रोमैटिन जो है हमारा ये किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। अगर इन दोनों यस सर एक बार सर न्यूक्लियोप्लाज्म की सर डेफिनेशन बता दो सर एक बार। देखो डेफिनेशन ये कहती है, जो जैसे मैं आपको अगर मैं आपको मतलब उस वे पे पहुंचाना चाहता हूं तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि प्लाज्म का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, कोई लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है, उस एरिया के अंदर। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस का जो प्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल का जो प्लाज्मा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है क्योंकि दोनों के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ओके यस सर। ओके, तो हमारे यस बोलो भाई। सर आपने जो ऊपर ये बनाया है एरो न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर, ये आपने किसके लिए बनाया? इससे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। बेटा जब मैं पढ़ाता हूँ उस वक्त ध्यान क्यों नहीं देते आप लोग? ये नहीं मैंने सर, दिखाया है, ये मैंने ये शो कराया है कि इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू
कुछ भी अंदर से बाहर जा सकता है, ठीक है, कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लिख दिया मैंने ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इस Okay, sir. न्यूक्लियर कोर के थ्रू, ठीक है। जो इसके अंदर जो खाली वैकेंट स्पेस है इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जहां पे जिसके अंदर प्रेजेंट होती है दो स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियोलस, एक होता है क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस जो होता है वो वन और मोर इन नंबर्स में होता है, ठीक है, या तो एक होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है न्यूक्लियोलस। और इसका काम क्या होता है न्यूक्लियोलस का? ये फॉर्म करता है प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर। तो ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होता क्या है एक्चुअली में? ये जो मैंने लिखा है प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होता क्या है? ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर कुछ नहीं होता, ये होता है दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। इसका मतलब है न्यूक्लियस किस चीज को बनाने में हेल्प करता है? राइबोसोम को, ठीक है। और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है ये मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है राइबोसोम जो होता है। तो इसका मतलब है हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो स्ट्रक्चर होती है, एक न्यूक्लियोलस होता है, दूसरा क्रोमैटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर को प्रोड्यूस करें। तो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर एक्चुअली में होता क्या है? ये राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स का काम आपको पता है कि ये क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ये आपका जो है, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका काम क्या होता है? देखो मैं आपको हर चीज वन बाय वन आपको समझाऊंगा, मेरे लेक्चर को सुनते चले जाओ, उसको नोट करते चले जाओ। जब ये टॉपिक खत्म होगा तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसके बाद अपने क्वेश्चंस को रेज करना, मुझसे पूछना, लेकिन पहले मुझे अपनी बातों को रखने दो एक बार, ठीक है। तो जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इस क्रोमैटिन का काम क्या होता है? ये ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है, जब सेल एक सेल से दो सेल बनाता है, ठीक है, जब सेल के अंदर डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। दिस क्रोमैटिन, मतलब जो एक क्रोमैटिन है, दिस क्रोमैटिन्स, ठीक है, दिस क्रोमैटिन मटेरियल गेट कंडेंस्ड है ना, कंडेंस्ड इनटू, मतलब बताता हूं, कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम। तो ये कंडेंस होके क्रोमोसोम की शेप में आ जाते हैं, ठीक है। कंडेंस का मतलब होता है कि मतलब जैसे हमारे जो हाथ में एक कागज है, ठीक है, उसको हम मतलब एक ही रोल करके और उसको मचोड़ के और अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं उस कागज को। तो इसका मतलब है जो कागज हो गया वो कंडेंस हो गया ना, समझे, है ना। यस सर, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मास। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो उसका जो एरिया होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपके हाथ में एक पेपर है, उसको आप मतलब एक मुट्ठी के अंदर मतलब रोल करके और मचोड़ उछोड़ के उसको एक ही मतलब जो अपना पाम होता है उसमें आप उसको रख लेते हैं। तो इसका मतलब है जो पहले एरिया था A4 साइज पेपर का वो बड़ा था, अब उसको हमने कंडेंस कर दिया, मतलब उसको एक छोटे से एरिया में फिट कर दिया है। तो जो क्या होता है कि जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जिनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, ये ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो स्ट्रक्चर होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कंडेंस्ड होके और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अभी जितना मैंने समझाया, सिर्फ जितना मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
क्रोमोसोम्स पहले से प्रेजेंट नहीं होता क्या चीज? सर, मतलब उसमें क्रोमोसोम्स पहले से प्रेजेंट नहीं होता, सेल डिवीजन के टाइम में एक तरह से वो फॉर्म होता है। सिर्फ क्रोमोसोम तभी आपको दिखाई देंगे जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, उससे पहले आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही मिलेगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, सर ये Yes? क्रोमोसोम्स एंड राइबोसोम्स तो सेल ऑर्गेनेलीज होती है ना? और ये तो राइबोसोम तो हर जगह प्रेजेंट होता है ना, इसको हम सेल ऑर्गेनल में काउंट नहीं करते ना। सेल ऑर्गेनल अलग चीज होते हैं और राइबोसोम जो होते हैं वो अलग चीज होते हैं, ठीक है? एंड क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जो मटेरियल होता है वो एक जनरेशन से, मतलब पेरेंट्स से आपके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें चले सर, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, ठीक है। देखो, जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया आपको? पहले मुझे इतना बता दो सर। एक मुझे डाउट है सर, जो न्यूक्लियर पोर है सर वो मूवमेंट कराते हैं अंदर से बाहर, तो हाँ, सर क्या ये बाहर से सुनो, जैसे हमारा रूम है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जो है ना, तो अगर मान के चलो कि जैसे हमारा एक रूम होता है, उसमें एक गेट लगा होता है, तो जो गेट को आप देखते हो वो आप सोच सकते हो कि ये पोर है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, अंदर बाहर आप एंट्री कर सकते हो, ओके? तो अगर मैं शो करूं आपको ये न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो क्रोमैटिन लाइक दिस, ये आपका हो गया क्रोमैटिन, दिस इज द क्रोमैटिन, ठीक है? अगर मैं आपको न्यूक्लियोलस को दिखाना चाहूं तो न्यूक्लियस कुछ इस टाइप का होता है, ये आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी जहां पे लिखा हुआ न्यूक्लियोलस। जितना मैं आपको समझा रहा हूं भी उतना समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, जैसे हम लोग न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, वैसे हम लोग न्यूक्लियोलस को क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल वो उसको बोलेंगे जो उस चीज को चलाता हो, उस चीज को मैनेज करता हो, ठीक है? मतलब उसकी हुकूमत हो, है ना? तो जो न्यूक्लियोलस होता है जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, और ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसाइज में। तो मैंने आपको क्रोमैटिन भी दिखाया, मैंने आपको न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर भी दिखाया है, दोनों चीज मैंने आपको दिखा दिया। मैंने एक न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया। अब मैं ये बताता हूँ जो क्रोमोसोम होते हैं, जो ये क्रोमोसोम मैंने लिखा है यहाँ पे, जो ये क्रोमोसोम मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है? ये क्रोमोसोम नहीं, ये एस चल के चलते हैं यहाँ पे। ये जो क्रोमैटिन होते हैं, जो ये क्रोमैटिन मैंने लिखा है, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ क्रोमैटिन को सीधा, तो ये है क्रोमैटिन, ठीक है? ये हमारा है क्रोमैटिन, जहां मैंने एरो दिखाया आपको। तो जो ये क्रोमैटिन होता है, ये दो टाइप का क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियस के अंदर, दो टाइप का क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? दो टाइप का कौन सा क्रोमैटिन होता है? एक टाइप होता है यू क्रोमैटिन, और दूसरे टाइप का क्रोमैटिन होता है हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है? हेट्रोक्रोमैटिन, दो टाइप का क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? क्रोमैटिन आपको पता है, क्रोमैटिन हम किसको बोल रहे हैं? क्रोमैटिन बोल रहे हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस्ड हो जाते हैं, इनका एरिया छोटा हो जाता है, कंडेंस्ड होके एक स्पेसिफिक फॉर्म, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में ये बन जाते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन जब ये क्रोमैटिन की शेप में होते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है यू क्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन का मतलब है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज बता दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। जो यू क्रोमैटिन, देखो यू का मतलब हमेशा कहीं पे यू लिखा आ जाए, यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा साथी, ठीक है? तो जो यू क्रोमैटिन है ये ट्रू क्रोमैटिन है, एक तरीके से इसको हम ट्रू क्रोमैटिन भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसका जो काम होता है ये एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, ठीक है?
ये जो यूक्रोमैटिन होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और ये लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और यही होते हैं जो हेल्प करते हैं कि क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में चेंज होने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हाँ, यूक्रोमैटिन का सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, लूजली पैक। सर इसका क्या मतलब है? सर इसकी स्पेलिंग नहीं समझ आ रही। ट्रांसक्रिप्शनल की यस सर, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब। सर इसकी अरे बेटा spelling समझ नहीं आ रही। मैंने आपको समझाया कहा है अभी, ये तो मुझे बता दो एक बार। मैंने आपको समझाया कि भाई ये क्या होता है, मैंने सिर्फ लिखा ना, अभी सिर्फ बातें बताई है कि ये चीज होती है ना। मुझे समझाने दो, उसके बाद अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछना, ठीक है। लेकिन जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है, जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है ये ट्रू क्रोमैटिन नहीं होता, ठीक है, ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो ये होता क्या एक्चुअली में, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिवेट होता है, जो यूक्रोमैटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। अभी मैं ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्लियर करूंगा आपके मन से, ठीक है। और जो ये हेट्रोक्रोमैटिन होता है ये लूजली पैक नहीं होता, ये डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड होता है ये, ठीक है। एक होता है लूजली पैक, एक होता है डेंसली पैक। आपने ये दोनों चीजें नोट कर ली? मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझाता हूं मैं। यस सर, नोट कर ली। ओके। तो देखो मैं ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझा रहा हूं। देखो आपको पता है कि हमारे पास। सर 2 मिनट्स वेट प्लीज। सर 2 मिनट्स प्लीज। जल्दी करो। सर हेटेरोक्रोमैटिन में हम लिख सकते हैं ना, नॉट ट्रू क्रोमैटिन। जब एक ट्रू है तो दूसरे वाला आपको खुद ही समझ में आ जाता है, लेकिन इसको हम बोलते नहीं है, ऐसे फॉल्स क्रोमैटिन की तरह नहीं बोलते हैं, लिखते नहीं है, मतलब समझते हैं कि ये फॉल्स क्रोमैटिन होता है जो किसी काम का नहीं होता है। ओके, क्या आगे बढ़ सकते हो? यस सर। ओके, देखो आपको जैसे पता है, आपको देखो अब ये चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये होता है डीएनए की फुल फॉर्म, ठीक है। आपको पता है डीएनए से बनता है आरएनए। आरएनए की फॉर्मेशन होती है और आरएनए से बनता है लास्ट में प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन बनता है आरएनए से, डीएनए बनता है, जो आरएनए होता है वो बनता है डीएनए से, ठीक है। जब डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से बेटा डीएनए भी बनता है, ऐसा नहीं है कि डीएनए से आरएनए बनता है डायरेक्टली। डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये एक सीक्वेंस है हमारी, ये एक सीक्वेंस है हमारी, ये सीक्वेंस है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। जब डीएनए से डीएनए बनता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए बनेगा तभी तो प्रोटीन बनेगा ना। जब आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैंने ऊपर बोला है कि जो यूक्रोमैटिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब है कि ये आगे जाके डीएनए से आरएनए बनाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। भाई ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसका मतलब है आगे का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो यूक्रोमैटिन हो गया वो हमारा ट्रू क्रोमैटिन हो गया, जो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। आप समझ में आया?
नो सर। कैन यू रिपीट? देखो ध्यान देना, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। यस सर। ओके, तो आपको पता है कि हमारा जो मतलब जो मेन जो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन की फॉर्म में होती है हमेशा। ठीक है, डीएनए में प्रेजेंट होती है इंफॉर्मेशन और फाइनली वो प्रोटीन की फॉर्म में जो होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि डीएनए खुद न्यूक्लियस से बाहर निकल के और वहां पे जाएगा जहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? आप भी इतने समझते होंगे। तो डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होने के लिए एक सीक्वेंस चाहिए होती है कि भाई डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो वो सिर्फ आरएनए वही बना सकता है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब है कि जो आरएनए का फॉर्मेशन कर सके। इसका मतलब है कि यू क्रोमेटिन में वो क्षमता है कि ये आरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए हम इसे ट्रू क्रोमेटिन बोलते हैं। इसलिए हेट्रोक्रोमेटिन को हम ट्रू क्रोमेटिन नहीं बोलते, क्योंकि ये आरएनए की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है। अब आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, सर प्रोटीन तो न्यूक्लियोलस बनाता सर, तो सर ये क्रोमैटिन कहाँ से आए? बेटा राइबोस प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। सॉरी, न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम, न्यूक्लियस जो होता है वो राइबोसोम को बनाता है और राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में आगे। ठीक है, ओके सर तो हम आगे बढ़। यस सर, आपने आरएनए से सर प्रोटीन वाला सर पार्ट क्या लिखा है सर? सर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, ओके सर। TRANSLATION, ट्रांसलेशन, ये लिखा है मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ डिफरेंस बताता हूं, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स न्यूक्लियस के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस का टॉपिक चला था, न्यूक्लियस के बारे में ही बताऊंगा। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। सर जो आपने अभी ट्रांसक्रिप्शन या एक्टिव मतलब बताया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यू क्रोमेटिन ही मतलब उसका जो इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करता है और हेट्रो क्रोमेटिन नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, है ना? लेकिन आपको बायोलॉजी की जो 3-4 टर्म्स होती है ना, उसको आपको ना याद रखनी पड़ेगी। यार एक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये आगे प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा कि एक्टिव का मतलब क्या होता है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है कि यार सुस्त बंदा है, मतलब वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है वो, तो प्रोटीन भी बनाएगा, है ना? तो आप जो कह रहे हो उस वे में भी ठीक है, लेकिन हर जगह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया होता, तो आपको समझना पड़ेगा ये चीजें। तो अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की एंड यूकैरियोट्स की। ठीक है, ये डिफरेंस ना आप ना 6ठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, आप 6ठी क्लास से 7वीं में भी, 8वीं में भी, ठीक है, 9वीं में आप खुद हो, तो कोई नहीं, दोबारा से मैं लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। देखो मैंने आपको बिल्कुल जस्ट अभी बताया है कि यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। ठीक है, प्रो का मतलब क्या हो गया, पहले वाला, प्रिमिटिव, जो पहले कभी हुआ करता था। ठीक है, प्रिमिटिव। ठीक है, इसको प्रिमिटिव की टर्म दे रखी हमने, प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, और यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा। मतलब यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, कैरियोट्स का मतलब, कैरियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का क्या होता है, या यू मतलब ट्रू टाइप का न्यूक्लियस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हम इसको ऐसे डिफाइन। न्यूक्लियस थोड़ी होता है प्रोकैरियोट में, सब फ्री डीएनए होता है। मेरे बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो ना यार, आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, जो पहले कभी हुआ करता था। ठीक है सर कैरियोट का मीनिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता।
एक बार सर सुन लो मेरी। हाँ, न्यूक्लियस होता है। आपको मैं ना उस टाइप से टीचिंग करता हूँ कि आपको, मुझे ये लगता है कि आपको मैं रटवाऊँ नहीं, आपको मैं सिर्फ समझाऊँ। आपको रटो मत, सिर्फ समझ लो। मेरे नोट्स भी ऐसे होते हैं कि रटने के नहीं होते, पॉइंट्सों में नोट्स होते हैं मेरे, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज़ की, मतलब कैसे बायोलॉजी को आप कैरी कर सकते हैं आगे के लिए भी। मतलब 11th में अगर मेडिकल लेनी है आपको, तो आपको अभी से ही अपना बेस बनाते हुए चलना ना। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता नहीं होगी कि यू का मतलब क्या होता है, बस आपने रट रखा है प्रोकैरियोट्स का मतलब और यूकैरियोट्स का डिफरेंस रट रखे, 3-4 पॉइंट्स रट रखे हैं। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको ना टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आपकी जो है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ना, वो उसकी बजाय लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो जाए। कि आपको एक बार समझाया, आपको साल भर के लिए छुट्टी, ठीक है। तो आप हमेशा यू जहाँ पे आ जाए, इसका मतलब होता है ट्रू बायोलॉजी की लैंग्वेज में, ठीक है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो यहाँ पे प्रेजेंट है ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है जिसकी कोई मेम्ब्रेन ना हो। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का वो मतलब होता है। अभी मैं आपको समझाने दो मुझे यार, मुझे पढ़ाने दो थोड़ा सा, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा ना। तो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे। देखो प्रोकैरियोट्स का जनरली ये मतलब हो गया कि सेल डू नॉट पोसेस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि उनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। उनके पास क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है उनके पास, ठीक है। भाई मेम्ब्रेन नहीं है, तभी सेंटर वाला जो एरिया होता है वहां पे कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ सेंटर में कुछ एक मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, मान लो कि ये सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे, मतलब जैसे यूकैरियोट्स के केस में, अगर मैं यूकैरियोट्स के बारे में देखूं, ये यूकैरियोट्स की सेल हो गई, तो यहाँ पे सेंटर पे एक मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, इस वजह से आपको सेंटर में ये गोल गोल दिखाई देता है। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो आपको सेंटर में कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल्स नहीं है यहाँ पे, इसीलिए आपको वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन उसके अंदर मतलब जेनेटिक मटेरियल तो होता है ना, ये रहा उसका जेनेटिक मटेरियल। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर है हमारा, ठीक है। तो सेल डू नॉट पोसेस द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, यस, सेल पोसेस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछना चाहते थे आप? प्रोकैरियोट्स का जो साइज होता है, साइज ऑफ द प्रोकैरियोट्स, ये होता है 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। और 1 माइक्रोमीटर में कितना एरिया होता है, 10⁻⁻6 मीटर। जो यूकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर होता है, साइज होता है, वो होता है 5 to, सर ये आपने यूएम लिखा है, 1 to 10 माइक्रो यूएम है ना ये, इसको क्या बोलते हैं आप उसमें फिजिक्स के अंदर, माइक्रोमीटर, ठीक है। और 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 होता है ना। किलोमीटर। क्या बेटा? क्या बोल रहे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। सर यू आर ऑडिबल। भाई आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी, मुझे इतना तो बता दो। सर आ रही है आ रही है आवाज, सर आवाज आ रही है। आप लोगों को मजा आ रहा नहीं आ रहा बायो के अंदर? सर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव रहो, बिल्कुल एक्टिव रहना है। आप लोग मतलब बातें करते रहते हो मुझसे, तो मुझे लगता रहता है कि आप लोगों को समझ में आता जा रहा है।
ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स का मत देखो, रटना नहीं है बिल्कुल भी, रटोगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं है, अपनों को रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ समझना है। अगर उस टॉपिक को समझ लिया आपने तो आपके लिए आसानी रहेगी कि आप एग्जाम तक उस चीज को आप कैरी कर पाओगे अपने माइंड के अंदर, सिर्फ आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी फिर बाद में। लेकिन आपने रट्टा मारा तो दोबारा से भी रट्टा मारना पड़ेगा, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर रट्टा मारना पड़ेगा आपको। तो रटना नहीं है, समझना है हमें, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कैसा होता है? जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। जब मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियस तो अपना आप ही नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होगा तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे। सिंपल देखो, एक चीज से 3 चीजें निकल रही है कि प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का। प्रिमिटिव का मतलब हो गया कि वहां पे मेम्ब्रेन एब्सेंट है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जब मेम्ब्रेन नहीं होगा तो न्यूक्लियस भी तो नहीं होगा सेंटर में। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा, इसका मतलब है जो मेम्ब्रेन से अटैच्ड जो सेल ऑर्गेनल थे वो भी नहीं होंगे, है ना। तो वो भी नहीं होंगे तो बचेगा क्या सेंटर पे? सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल ही सेंटर पे हमें दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसलिए हम बोलते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं होते। हाँ बोलो सर। सर जैसे प्रोकैरियोटिक में यार, न्यूक्लियस एक करके बोलो, एक करके। सर प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस नहीं होता सर, तो सर वो वर्क कैसे करता है सेल? सर क्योंकि न्यूक्लियस जो ब्रेन होता है ना सेल का। बेटा न्यूक्लियस को हम ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा न्यूक्लियस के अंदर तो हम उसको ब्रेन थोड़ी ना बोल पाएंगे। तो जेनेटिक मटेरियल तो इनके भाई, जेनेटिक मटेरियल हेल्प किस चीज में करता है वो बताओ? क्योंकि वो जैसे हमारा ब्रेन है वो सारे काम करता है, वैसे न्यूक्लियस का सारे काम जो ब्रेन न्यूक्लियस भी तो मेरे भाई सारे काम करेगा। देखो बेटा, देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो मेरी बात ध्यान से, नहीं बेटे का इसका तो क्वेश्चन तो क्लियर कर दूं मैं। देखो ये मैंने हटा दिया यहाँ से, ये हटा दिया। देखो ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि ये एक सेल है प्रोकैरियोट्स की और एक यूकैरियोटिक सेल ये, ठीक है। मैंने बोल दिया ये न्यूक्लियस है सेंटर पे, ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने बोल दिया न्यूक्लियस नहीं होता तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, ये रहा जेनेटिक मटेरियल, ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ऐसे मान लेते ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है भाई। जेनेटिक मटेरियल है तभी तो यहाँ पे मतलब सेल का डिवीजन हो पाएगा आगे जाके 2 में। इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है तभी तो हम न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोल रहे हैं। समझ रहे हो बेटा? जिसने पूछा मुझसे। यस सर। ओके, अब बताओ कंफ्यूजन कहाँ है आपको? सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जिसमें लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब जैसे ऑर्गेनल्स हैं यूकैरियोटिक में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या फिर मिटोकॉन्ड्रियन है, इनके पास मेम्ब्रेन होता है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे वो ऑर्गेनल्स, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स और मिटोकॉन्ड्रिया के प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे। हाँ प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होंगे सब ना। प्रोकैरियोट में तो सब माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं होंगे ना सब, पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग ऑर्गेनिज्म हुआ करता था। नहीं आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा तो आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। और सर इसमें जैसे इसमें प्रोकैरियोटिक का साइज दिया हुआ है 1 to 10 म्यूमीटर और जो यूकैरियोटिक का साइज दिया वो दिया है 5 to 100 म्यूमीटर। लेकिन अगर सर दोनों का जो साइज है वो सर 5 से 10 म्यूमीटर के बीच का हुआ दोनों सेल्स का, तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उनके बीच में? डिफरेंशिएट नहीं करते, यहाँ पे ना एक रेंज दी होती है। रेंज समझते हो? यस सर। कि भाई यहाँ से यहाँ तक हो सकता है यूकैरियोट्स के अंदर। कुछ यूकैरियोट्स में 10 ये यूएमबी हो सकता है, 20 यूएमबी हो सकता है, किसी में 50 भी हो सकता है। तो हमने सारे यूकैरियोट्स को देखा और हमने ये पता लगाया कि इनका जो रेंज होता है वो 5 to 100 होता है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके रेंज होते हैं 1 to 10 होते हैं। समझ में आया अब? सर मुझे भी कंफ्यूजन है। ओके सर। बोलो बेटा बोलो। सर जब जो क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं सिर्फ वही जब जेनेटिक मटेरियल कैरी कर सकते हैं, तो फिर हेट्रोक्रोमैटिन मटेरियल का काम क्या होता है और फिर क्रोमोसोम्स किस में मदद करते हैं? देखो क्रोमोसोम जो होते हैं ना उनके अंदर प्रेजेंट होता है जीन, ठीक है। उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होते हैं। यही तो वो जीन है जो पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। मतलब उनको फिर डीएनए और आरएनए की जरूरत नहीं पड़ती? वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो अपना आप ही बना लेते हैं।
अब मतलब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपने आप ही डीएनए बनाते हैं, क्योंकि हमने एक तो पढ़ा था कि यही डीएनए मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही डीएनए है एक किस्म से, ये मान के चलो। जब वो आप जब छोटे होते हो तो आपका जो नाम होता है वो चुन्नू मुन्नू छोटू छोटू रख लेते हो आप लोग, लेकिन बड़े होते होते आपका नाम चेंज हो जाता है ना। आप स्पेसिफिक आपका जो स्ट्रक्चर मतलब जो आप क्या बोलते हो उसको, जो आप मतलब कैरी करते हो एक, है ना, एक इमेज को कैरी करके चलते हो, तो आपका नाम स्कूल वगैरह में अलग हो जाता है। तो ऐसे ही जब डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। जब वो सेल डिवीजन के टाइम पे होता है तो धीरे धीरे कंडेंस होने लग जाता है ताकि वो अपनी मेन स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन हो सके, समझे? ओके सर, मतलब सर क्रोमोसोम मेरे पास भी डाउट। बेटा हेट्रोक्रोमैटिक मटेरियल एक ही टॉपिक पढ़ना है क्या आज आपको? पूछो पूछो, डाउट पूछते जाओ। मतलब से जो हेट्रोक्रोमैटिक मटेरियल होते हैं उनमें उनमें डीएनए आरएनए जैसी प्रोसेस नहीं होती, लेकिन क्रोमोसोम्स ही डीएनए बना के जेनेटिक मटेरियल ट्रेवल करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ना बड़ी क्लासेस में और भी एक्स्ट्रा पढ़ोगे, है ना। एक होता है कि एक लिमिट है हमारे पास, ठीक है। पढ़ाने को तो डीएनए में 3-4 दिन निकल जाएंगे उसको, स्ट्रक्चर को पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ है कि इतना आप लोगों को बताना है, इतना आप लोगों के काम आना है। जैसे आप 10th में आओगे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा बताना है, 11th में आओगे थोड़ा और एक्स्ट्रा बताना है, 12th में आओगे थोड़ा और एक्स्ट्रा बताना है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता था क्या प्रोकैरियोट्स में सर? क्योंकि पहले कहते थे सब जो वो है माइटोकॉन्ड्रिया वो एक अलग ऑर्गेनिज्म था, तो सर पावर हाउस नहीं था, तो फिर वो काम कैसे करता था सर? खाना कैसे मिलता मेरे था पास उसको? सवाल है ना। देखो बताता हूँ बेटा, क्वेश्चन आपका जवाब देता हूँ सर बिल्कुल अभी मैं, ठीक है। सर जो आपने अभी ये न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनेल बताया है जो प्रोकार्योट्स में नहीं होता, वो सिर्फ न्यूक्लियस के लिए है, फिर बाकी ऑर्गेनेल्स उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता? जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो नहीं होते सिर्फ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, मुझे पढ़ाने तो दो आप लोग, है ना। आप पढ़ाने नहीं दे रहे हो तो मैं कैसे बता सकता हूँ सब चीज़ें। देखो जो मैं आपको लिख रहा हूँ, ये जो लिखता जा रहा हूँ, कि आपको ये समझ में आता जा रहा है? सर आपने प्लस यस एंटी सर। प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ओके सर। Could it consist of single circular DNA सर पापा कह दो। न्यूक्लियोइड? हाँ। तो सर अभी तो हम बता रहे थे कि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। क्या चीज़? आप अभी लिखो, ठीक है। अभी आप लिखो, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, उसको मैं समझाता हूँ। सर रिटर्न। डन हो गया? सर नो। देखो अच्छा सर चल नो। लिखो लिखो, जल्दी जल्दी करो। सर डन। सभी नोट कर लो फिर बात करेंगे। सर ये जो यूकैरियोट्स हैं पहले ये भी प्रोकैरियोट्स ही थे? हाँ बेटा, मतलब इन्हीं से ही हम लोग का मतलब इवोल्यूशन के थ्रू जन्म हुआ है। तो सर आगे आने वाले टाइम में ये प्रोकैरियोट्स भी यूकैरियोट्स बन सकता है ना? नहीं, जितना इवोल्यूशन होना तो हो गया, बाकी वो मतलब डिपेंड करता है कि कितनी कंडीशन वो झेल सकता है, तभी इवोल्यूशन होता है ना। सर प्रोकैरियोट के अंदर सर सेल डिवीजन होता है? क्यों नहीं होता बेटा? डीएनए नहीं है उसके पास?
अपनी इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करेगा, वो अपने सर ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करेगा। सर यूकैरियोट्स में तो सर लीनियर क्रोमेटिन होते हैं ना, अपने क्रोमोसोम्स को तो बाद में कंडेंस देखो होके देखो, बनते सुनो हैं। सुनो सुनो, ठीक है, एक ही टॉपिक के अंदर हमें अटकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन है उतना कैरी करना में। आपको पता है कि न्यूक्लियस नहीं होता, सही बात है बिल्कुल, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके पास जो होता है, प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड्स सर बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल न्यूक्लियोइड्स या फिर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता? नो, नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, या और लिख के बाउंडेड। क्रोमोसोम सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल्स में होनी जरूरी नहीं है ना, ये न्यूक्लियोलस में भी हो सकते हैं। मार दो। क्योंकि सर ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं तो दोनों में करेंगे ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस अलग होता है और क्रोमैटिन मटेरियल अलग होता है, ठीक है। देखो, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, ठीक है, इरेगुलर शेप। तो इरेगुलर शेप का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये सेल है प्रोकैरियोटिक वाली, ठीक है, यहां पे इरेगुलर शेप का एरिया है जहां पे प्रेजेंट क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। तो इरेगुलर शेप वाला जो एरिया इतना, इस एरिया को हमने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल दिया, ठीक है। बस ये नाम अलग अलग हो जाते हैं, बातें वही रहती है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे प्रेजेंट है सिर्फ सिंगल तो नंबर मतलब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। हाँ, एक किस्म से आप ये बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 1 होता है, देखो यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स की बात करें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल भी प्रेजेंट है, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है। ये देखो, आपको सर्कुलर डीएनए नजर आ रहा है, ठीक है। यस और सर, यहाँ पे क्या होता हाइड्रोजन है, बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ लीनियर होता है। लीनियर का मतलब होता है सीधा सीधा चलने वाला, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये कैसा जो क्रोमेटिन हमारा वो ये कैसा है, ये लीनियर शेप का मैंने बनाया, ठीक है, ये लीनियर है, ठीक है। और उसके बाद कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या मैनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैं ह्यूमन की बात करूं, अब हम अपनी बात करें 23 तो पे है। हमारे उसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ना। यस सर। यस सर। तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम 23 होते हैं, पेयर। मतलब 46 इस टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल के अंदर, इस टाइप से, ठीक है, ये क्रोमोसोम होते हैं। अगर मैं सेल को डिफाइंड करूं, अगर मैं सेल की स्ट्रक्चर बनाऊं प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बनाता हूं, जैसे ये एक सेल बना दिया मैंने, सर कैन यू स्क्रॉल अप? थैंक यू सर। So please explain the third point again. एक बार सर न्यूक्लियड का पॉइंट और बता दो। देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको इस डायग्राम से। So please scroll up. बस सर 2 हो गया। सर ये आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये स्टार की शेप में। हाँ, ये डीएनए है बेटा, सर्कुलर डीएनए। नहीं सर, ये नहीं, यहाँ जो इधर बनाया हुआ है ह्यूमन के साइड में। हाँ, ये क्रोमोसोम है। सर वो थोड़ा सा न्यूक्लियोइड के नीचे क्या लिखा है वो? न्यूक्लियोइड के नीचे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सर ये लीनियर थोड़ी है। लीनियर होता है बेटा अपना। सर ये तो एक्स शेप में आ गया। सर ये तो स्टार शेप का हो गया थोड़ा थोड़ा। और ये तो सर हम क्रोमोसोम्स पढ़ रहे हैं ना, लीनियर वाला तो मैं पहले ही पढ़ाया था। ये क्या क्रोमोसोम है? यस सर, आपने लीनियर डीएनए पहले पढ़ाया था। यस सर, आपने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ सर्कुलर डीएनए जुड़ा हुआ है। आपने नोट कर लिया? यस सर, डन। ओके।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने डन कर दिया है। देखो भाई, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मान के चलते ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेंटर पे एक इरेगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, सेंटर पे इरेगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप से। सर प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन होती है? हाँ होती है बेटा। तो ये इरेगुलर शेप का सेंटर है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। तो जो ये प्रेजेंट है ये, इसको बोलते हैं सर्कुलर, ये है सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और इसके आसपास जैसे यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट हुआ है, ये रहे राइबोसोम, ये हुए राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम हो गए और ये सेल मेम्ब्रेन हो गई इसकी, सेल मेम्ब्रेन, सीएम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो। बाहर वाला एक और लेयर होगा उसको सेल वॉल बोल देंगे, ठीक है। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, मेन हमने ये पढ़ लिया। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो सेंटर पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये रहा न्यूक्लियस सेंटर पे, ठीक है। इस न्यूक्लियस पे पोर प्रेजेंट होते हैं, ये रेड कलर में मैंने पोर दिखा दिया, ये रे पोर, ठीक है। इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लीनियर डीएनए, ठीक है। साथ में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, ये जो है ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो बनाता है राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन को प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को, जो मैंने ये मेम्ब्रेन दिखाई है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इससे अटैच्ड है सेल ऑर्गेनल। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इस टाइप से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं हमारे, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये जो प्रेजेंट है ये मेम्ब्रेन से अटैच्ड है बिल्कुल। ये जो है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, ये रे माइटोकॉन्ड्रिया, ये रे माइटोकॉन्ड्रिया, ये रे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। साथ में जो अटैच रहते हैं यहाँ पे साथ में एक और स्ट्रक्चर अटैच रहते हैं, जैसे गोल्गी एपेटस हो गया। ये कहाँ पे देखो, यहीं पे दिखाई दो, यहाँ पे दिखा दो। चलो इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे है गोल्गी। सर आपने न्यूक्लियोटाइड के नीचे डीएनए क्यों लिखा? ये हमारा क्या है? गोल्गी राइबोसोम बनाते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। क्या कह रहे हो? सब न्यूक्लियोलस के बारे में पूछ रहे थे कि नीचे राइबोसोम क्यों लिखा है। ये बनाता है बेटा। और जो मैंने ये क्रोमैटिन दिखाया है आपको, जो ये ब्लू कलर में मैंने जो क्रोमैटिन दिखाया है, क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन एक्चुअली में थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को थोड़ा बारीकी मतलब माइक्रोस्कोपिकली देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। स्क्रॉल कर दो। एक मिनट बेटा, इस टाइप से होता है, हाँ ये लो। सर राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनली होती है या फिर राइबोसोम हर जगह प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये हर यहाँ जगह, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल के अंदर भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो अगर मैं क्रोमैटिन को देखूं, जैसे मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, लीनियर डीएनए बनाया, तो अगर मैं इसको बारीकी से देखूं तो ये कुछ इस टाइप से होता है। इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे, ये रे प्रोटीन, ये रे प्रोटीन, ये रे प्रोटीन। ये जो रेड कलर में दिखाया ये मैंने दिखाया हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और जो ये मैंने ब्लैक कलर में आपको दिखाया है ये है आपका डीएनए।
तो डीएनए पे प्रेजेंट रहता है हिस्टोन प्रोटीन। इसका मतलब है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है। जो ये क्रोमैटिन होता है, ये इस क्रोमैटिन के अंदर एक्चुअली में होता क्या है? इस क्रोमैटिन के अंदर क्या होता है? एक तो जीन होते हैं, ठीक है, जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, और जो ये जीन होते हैं ये फंक्शनल जीन होते हैं, फंक्शनल जीन जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। फंक्शनल जीन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड, ठीक है। तो और जो ये जीन होते हैं, जो ये जीन होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कैरी। सर क्रोमेटिन में डीएनए कौन सा होता है, जो लाइनिंग अंदर वाली पार्ट है? यस, जो मैं बताता हूँ अभी, कैरी इंफॉर्मेशन, कैरी एंड कैरी या ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ऐसे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे समझने में। ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ज़्यादा सहूलियत रहेगी जीन के बारे में, ठीक है। क्या कह रहे हो बेटा? सर डीएनए कौन से वाले पार्ट को कह रहे हैं? ये पूरा का पूरा बेटा डीएनए ही है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये डीएनए तो है पूरा का पूरा, बस मैंने लास्ट में आके इसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे, ये जो है ना, जो यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे भी इस टाइप से, ठीक है। तो मैंने बस लास्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो क्रोमेटिन है ना बेटा। आप लोग समझते क्यों नहीं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? आप ये बताओ, आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप पॉइंट को नोट क्यों नहीं करते हो? आप लोगों ने जो सीखा हुआ है पहले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ उससे मुझे मतलब है। आप लोगों को पहले जो पढ़ा हुआ है उसको छोड़ दो, अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान करो। अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है लास्ट में, अगर मैं इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली और डीपली जाके देखूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको इतना समझने में क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ? ठीक है, जो आपने नो प्रॉब्लम, जो आपने पढ़ा हुआ है मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उस चीज़ को सीखने की कोशिश करो। यही है आपका 9th ही है और 10th ही है जो 11th 12th में आपकी हेल्प करेगा आप, अगर आप मेडिकल लेते हो, ठीक है सर। जैसे अगले अगले क्लास में चेंज हो जाता है ना सर, जो पहले पढ़ाया हुआ होता है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज। सर एक बार सर हिस्टोन प्रोटीन बता दो। देखो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है मतलब डीएनए की सरफेस पे, ठीक है। ये जो आपको पता है जो प्रोटीन होता है वो बना होता है किससे? अमाइनो एसिड से, ठीक है। देखो मैं डीपली चला जाऊंगा तो आपको कुछ बातें होगी, फिर आप ना दिमाग चलने लग जाता है आपको कि यार ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता। जो हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो बना होता है अमाइनो एसिड से, ए को बोलते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। ग्लूमेटिक एसिड हो गया, ठीक है, लाइसिन एसिड हो गया, तो इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है जो बफर को कंट्रोल करता है, मतलब कुछ आने वाले जो प्रोसेस होते हैं डीएनए के उसको कंट्रोल करता है, और इनका काम कुछ नहीं है। सर आपने प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड के नीचे डीएनए लिखा है, समझ नहीं आ रहा सर, क्योंकि सर्कुलर डीएनए तो बना है। सर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बेटा ये सर्कल नजर आ रहा है आपको, ये सर्कुलर नजर आ रहा है तो इसको हम सर्कुलर डीएनए नहीं बोल सकते हैं सर। न्यूक्लियोइड के नीचे क्यों लिखा है वो कंफ्यूजन हो रही है बेटा। न्यूक्लियोइड ये जो एरिया है ना जहाँ पे इरेगुलर शेप का जो एरिया दिखाई दे रहा है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इस न्यूक्लियोइड के अंदर तो ये डीएनए प्रेजेंट है ना, इसको हटा लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ये हटा दिया लोगों ने। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम्स नहीं होते, न्यूक्लियोइड होता है जो डीएनए कैरी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बिल्कुल सही समझे हो। थैंक यू सर। देखो एक और चीज को क्लियर कर दूं कि अगर मैं, हाँ बोलो सर, इसका मतलब ये होता है कि जो क्रोमैटिन होता है उसके अंदर जीन्स होते हैं, उस जीन्स का जो फंक्शनल उस जीन्स के अंदर होता है डीएनए। जो क्रोमैटिन के अंदर डीएनए होता है, वो खुद डीएनए होता है बेटा, नाम चेंज है बस।
नाम चेंज है, ठीक है। अभी अभी जब आप बच्चे जब आप 3-4 साल के होंगे तो आपका नाम कुछ गोलू मोनू सोनू रखा हुआ घर वालों ने, है ना। आप बड़े हुए तो नाम चेंज हो गया, आपका चेंज हो गया ना, क्योंकि आप अच्छा मतलब एक अच्छा फिगर में सर, आ रहे हैं। अच्छा ठीक इसका है, मतलब सर जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स के फॉर्म में जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझो, ठीक है। अच्छा और सर एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए ऊपर दिखा दीजिए, एक सेकंड बस एक। तो देखो मैं फिर जो आपको बच्चे का डीएनए होता है वो मदर से मैच करता है या हाँ सर फादर? ये पे ये। दोनों से आता है बेटा। मतलब से डीएनए टेस्ट दोनों के ही करा लो, दोनों से ही मैच करेगा। बेटा 23 क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं, 23 क्रोमोसोम मेल से आते हैं, तभी तो बनता है 46 क्रोमोसोम एक ह्यूमन के अंदर। बनता नहीं बनता? ओके यस सर। सर एक बार क्रोमेटिन के नीचे जो आपने लिखा वो दिखा देना, जीन प्रेजेंट वाला। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोग मत पूछा करो, लेकिन देखो 1-1.5 घंटे की क्लास में सिर्फ एक टॉपिक कर पा रहे हैं हम, देखो कितना पीछे चल रहे हैं। हो गया? नीचे करो उसको। यस सर। यस सर। ये लो। नोट कर लिया? सर 1 मिनट। सर प्रोकैरियोट्स के अंदर Yes, माइटोकॉन्ड्रिया sir. वगैरह नहीं होता ना? देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो 4th नंबर पे हमारा है। सर इसमें हम फंक्शनल जीन क्यों लिख रहे हैं? फंक्शनल जीन तो प्रोकार्योट्स में भी होता है एक तरीके से। बेटा फंक्शनल इससे लिख रहा है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है और वो एक जनरेशन Yes, दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर सकता है, तो हमने उसको फंक्शनल बोल दिया। सिंपल है ना। देखो अब हम पढ़ रहे हैं अगला बस टॉपिक हमारा simple है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो सर हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया ना? यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो मैंने आपको अभी बताया कोई भी टॉपिक आपको रटने की जरूरत नहीं है, प्लीज रटने की कोशिश मत करना, बायोलॉजी को भी खासकर। जहाँ रटने वाला होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा ये रटना पड़ेगा आपको, लेकिन रटना नहीं है। देखो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, बायोलॉजी की लैंग्वेज में इनसाइड, अंदर की साइड। प्लाज्मिक का मतलब हो गया प्लाज्मा, और रेटिकुलम का मतलब हो गया नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क मतलब हमारी एक सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है और नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट है, नेटवर्क में प्रेजेंट है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रखना नहीं है बिल्कुल भी। एंडो का मतलब है अंदर की साइड। कहाँ अंदर की साइड? प्लाज्मा के अंदर। क्या है प्लाज्मा के अंदर? रेटिकुलम्स है। रेटिकुलम्स का मतलब क्या होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म? क्या बेटा? सर साइटोप्लाज्म में या फिर वो न्यूक्लियर वाले प्लाज्म में? ये जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमने स्टार्ट किया, अब ये हमने किया है सेल ऑर्गेनल, ऑर्गेनल से स्टार्ट किया है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब हो गया प्लाज्मा, रेटिकुलम का मतलब हो गया नेटवर्क। तो अंदर की साइड प्लाज्मा के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम सेल को देखेंगे तो नेटवर्क की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में कोई स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो हम ध्यान से बता सकते हैं ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, जो सर? एंडो यस सर आपने सर प्लाज्मा का मीनिंग सर आपने वो बताया था ना, फ्लूइड। तो सर मतलब ये एक सेल ऑर्गेनल ही है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यस बेटा, मैंने लिख दिया ना ऊपर सेल ऑर्गेनल है। थैंक यू, बस मुझे कंफर्म करना। ओके ओके। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड थॉमसन। पोर्टर एंड थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखना चाहूँ तो देखो धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते चले जाओगे तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक बार उसको डिक्टेट कर दीजिए बस। क्या चीज? सर सर टीवी है, थॉमसन या थॉमसन? हाँ यस सर, यही बस। THOMPSON। ओके सर। सर इसका पी साइलेंट है क्या? क्या सर? सर उसका पी साइलेंट है क्या? आप उसको बुलवा के देखो। सर हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर शॉर्ट फॉर्म में सर थॉमसन भी, बोलते हैं ना। थॉमसन बोल लो, थॉमसन बोल लो या थॉमसन बोल लो, आपकी मर्जी है। तो ठीक है, मैं तो उसको थॉमसन ही बोलता हूँ। तो पी साइलेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाम याद होना चाहिए आप लोगों को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड थॉमसन। ठीक है, तो पोर्टर एंड थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया है। अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे आपको पता है सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ये मैं मान के चलो कि ये न्यूक्लियस है सेंटर पे, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ब्लू कलर में बनाता हूँ, कि यहाँ पे कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेटवर्क लाइक इस तरीके से। इस फॉर्म में। ठीक है, ये भी एक दूसरे कलर में दिखा देता हूँ समझाने के लिए और भी अच्छी तरीके से। ये रहे, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड होता है। हाँ ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट होता है। ये हमारा सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट क्या है, अटैच्ड क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन रेटिकुलम पे यहाँ पे कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। राइबोसोम। ये रहे सर स्टोन लाइक कुछ इस टाइप से, इस टाइप से होंगे। ठीक है, अब मैं इसको डॉट में ही दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये है राइबोसोम। ये है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम यहाँ पे एब्सेंट है। जो मैंने येलो कलर में रेटिकुलम दिखाया आपको, यहाँ पे एब्सेंट है। लेकिन जो ये ब्लू कलर का मैंने रेटिकुलम बनाया है, यहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम। ठीक है, जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम, जो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जिस पे राइबोसोम भी प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं RER। ठीक है, RER का मतलब क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लेकिन जिस रेटिकुलम पे, जो येलो कलर का मैंने रेटिकुलम दिखाया आपको, ये येलो कलर का जो मैंने रेटिकुलम दिखाया है, इस रेटिकुलम पे राइबोसोम एब्सेंट होता है। तो एक रफनेस, भाई अगर आपके फेस पे कोई अगर आपके फेस पे दाने निकल आते हैं, तो आपकी जो स्किन होती है वो रफ हो जाती है थोड़ी सी, देखने में मतलब ऐसा लगता है कि क्या दाने दाने से निकल चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपका ये फेस से इस पर दाने निकले हुए हैं, इस दानों को आप राइबोसोम मान सकते हो। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, रफ टाइप की। अगर दाने नहीं होगी, बिल्कुल क्लीन होगा, तो आपकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्मूथ हो जाएगी, मतलब जो आपके जो फेस है वो स्मूथ हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको समझना है कि अगर किसी भी रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल रहे हैं आरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोल रहे SER। ठीक है, ये हो गया SCR। और SCR का मतलब क्या होता है, ये SCR का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपको रफ समझ में आ गया, आपको स्मूथ भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर देखो बेटा, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा ब्रॉड करूं, जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो
ब्लू कलर में बनाई है या फिर मैंने येलो कलर में बनाई है, कोई सी भी आपको स्ट्रक्चर में उठा के दिखा दूं, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं ब्रॉड करूं तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं मुझे। थोड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो डबल लेयर होंगे नहीं? यस यस, तो कुछ इस टाइप से ऐसे दिखा सकता हूँ मैं इसको। ये ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। यूकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है? नहीं बेटा, सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। मैंने अभी बताया था ना आपको, सर ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसलिए सिर्फ यूकैरियोट्स में ही होगा। मैंने आपको बताया था ना आपको अभी, है ना। तो देखो, अगर मैं इसको, या चाहे तो आप इस येलो कलर वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लो या इसको देख लो, बात एक ही है, ये कुछ इस टाइप से ही नजर आएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैंने ये ब्लू कलर वाला दिखाया आपको, इसका मतलब है मैंने इस पे राइबोसोम भी दिखा रखे हैं, तो भाई यहाँ पे राइबोसोम भी दिखा दूंगा। यहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम, ठीक है, जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गए राइबोसोम, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये हो गए राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर है ये बोलते हैं इनको हम सिस्टर्ने, ठीक है, और सिस्टर्ने के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, ओके। और जो आपको दिखाई दे रहा हुआ, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हुआ आपको, ये एक ऐसे दिखाई दे रहा होगा जैसे मतलब कुछ एक मतलब पाइप टाइप नहीं होती, पाइप होता जो, है ना। यस सर। सिस्टर ने इसका सिर्फ जो राउंड पार्ट टाइप में हुआ है या फिर पूरा ये जो पार्ट है सिस्टर नहीं है? ये पूरा जो है, ये जो फोल्ड हुआ पार्ट है ना, फोल्ड वाला, ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये सिस्टम है, फोल्ड जो फोल्ड हुए होते हैं, ठीक है। ये अगर मैं ये दिखाऊं ना, ये चीज सिस्टम है, ये चीज सिस्टम है, ये फोल्ड हो रखे हैं ना सर। तो आप कर्सर इसको घूम बड़ा, नहीं रहा, इसको मैंने बड़ा, आपको ये रेड कलर में दिखाई दिया आपको, ये जो मैंने अभी बनाया रेड कलर में, जो कर्व रखा है, हाँ जो कर्व हो रखा है, जो वो ये एक्चुअली में इसको मैंने बड़ा करके दिखाया है, ये जो नीचे मैंने दिखाया ना, ये बड़ा करके, ये मैंने इसको बड़ा करके दिखाया है, तो ये कुछ इस टाइप का होता है ये कर्व में, ठीक है। तो ये फोल्ड हो रहा है, स्ट्रक्चर फोल्ड हो रहा है, तो इस फोल्ड को हम बोलते हैं सिस्टर्ने, और इस सिस्टर्ने पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। तो जो ये मैंने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है, ये मैंने RER वाला दिखाया है, क्योंकि इसमें राइबोसोम दिखा दिया मैंने। अगर मैं राइबोसोम हटा दूं तो ये SCR हो जाएगा, बस इतनी सी बात है दोनों में, ठीक है। देखो, अगर ये स्ट्रक्चर को मैं देखूं, ये वाली स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, तो ये कुछ मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, पाइप दिखाई दे रहा है ना। यस सर। यस सर। तो इसको हम क्या, अरे पाइप मतलब ये ऐसा लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? अरे ये पाइप नहीं होता, इस टाइप का पाइप नहीं होता, बैम्बू जैसा दिख रहा है। हाँ जो भी आप समझो, जो मैं यस सर, ये बाउंड्री है, जो बाउंड्री है पाइप जैसी एकदम स्ट्रेट लाइंस जो बनी हुई है दो, जो बेटा पाइप यार आप ये हाँ, तो आप मुझे बताओ कि ये क्या हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, और अगर मैंने कोई मतलब, आउटर मेम्ब्रेन सर, यस ये मेम्ब्रेन ही तो है जो उसको, बेटा अगर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन है तभी तो पता लग रहा है ना कि कुछ ऑर्गेनल है यहाँ पे, समझ रहे हो? सर राइबोसोम में ऑर्गेनल नहीं होता ना, वो मेम्ब्रेन नहीं होता ना। किस पे? राइबोसोम पे? राइबोसोम्स पे। राइबोसोम पे क्यों नहीं होता मेम्ब्रेन भाई? सर नॉन मेम्ब्रेनस होता है ना वो तो। चलो जब हम टेक्स्ट में भी आया था। ओके, मैं अभी आपको बताऊं, एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मुझे पढ़ाने तो दो आपको। जो मैं आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया आपको? यस सर। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम ट्यूबुलर भी बोल सकते हैं। जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है, जो मैंने पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई है आपको,
इसको मैं ट्यूबुलर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ट्यूबुलर भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब है जो ये स्ट्रक्चर है सारी की सारी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हमने सिर्फ दो तीन बात करी है, ये आपको समझ में आया? यस सर। ओके, तो ट्यूबुलर बोलते हैं या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते सर हैं? इसका मतलब ट्यूबुलर बोल लो या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। सर इसका मतलब कि पाइप है, पाइप का जो आउटर है, आउटर कवर को हम लोग उसका मेम्ब्रेन बोलेंगे, उसके अंदर जो कुछ भी उसको राइबोसोम बोलेंगे, टेनी ग्रैन्यूल्स को, और उसको जो अगर काट दे तो उसका जो कर्व्ड सरफेस है उसको सिस्टरने बोलेंगे। यस, ठीक है। देखो सर ये भी एक सेल है ना, ये भी एक सेल है क्या, जो मतलब ये इसमें भी बता रहे थे हमें वो? सेल कैसे मतलब बेटा? मतलब सर अभी एक बच्चे ने बोला ना कि इसको काट दे तो ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, मतलब ये सब पता नहीं क्या बोला। सेल मेम्ब्रेन नहीं मेम्ब्रेन। आप क्या समझ रहे हो, मुझे उससे मतलब है। वो सर मैंने मेम्ब्रेन उस नहीं बच्चे बोला। ने अपने तरीके से समझा है। जो मैं पूछ सर मैंने सेल मेम्ब्रेन नहीं बोला। में बोलना है या फिर ये एक सेल है, इस हिसाब से हम बोल रहे हैं। और कुछ बोलना चाहता है? देखो जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, तो इसका मतलब है जो ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन से बाउंड है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है इसलिए मैं इसको ऑर्गेनल बोल रहा हूँ। ये जो ऑर्गेनल है हमको दिखाई कैसे दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आउटर लेयर होगी इसकी, कोई मेम्ब्रेन होगी उसकी कोई, तभी तो दिखाई दे रहे हैं ना हमें, है ना। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, है ना। ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो उसको मैंने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जो ये फोल्ड हो रहे हैं, ये जो फोल्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये जो फोल्ड होते हैं इनको मैं सिस्टम नहीं बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता? तो मैंने जस्ट इतनी सी बात बताई, आपको नहीं समझ में आई अभी भी? सर क्लियर, सर वेरी क्लियर। सर समझ आ गई। क्लियर। यस सर क्लियर। अगर कुछ स्ट्रक्चर ऐसी भी होती है कि यहाँ पे कुछ मतलब एक सर्कुलर शेप की स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन सर्कुलर शेप की जो स्ट्रक्चर होती है उनको हम बोलते हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स मतलब ऑब्लॉन्ग बैग्स, ठीक है। इन वेसिकल्स में कुछ मतलब कुछ चीजें होती है, स्टोरेज फॉर्म होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सर एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार जो आपने बताया वो रिपीट कर दीजिए। राइबोसोम पे वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो वेसिकल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, मतलब 3 चीजों से मिलके बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 चीजें वो कौन कौन सी है? सबसे पहली हो गया सिस्टर्न। यस, ये क्या लिखा है आपने वेसिकल के बाद? ओब्लोनी बैग्स, ऑब्लोंग बैग्स भी बोलते हैं इनको। सर वेसिकल्स हम राइबोसोम की स्पेस को ही बोल रहे हैं? नहीं, अलग से स्ट्रक्चर होती है वेसिकल्स की। राइबोसोम्स में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम में वेसिकल्स नहीं होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। ऐसी यानी पूरे होल में प्रेजेंट होते हैं ना वेसिकल्स? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर सिर्फ स्मूथ में होती है, रफ में भी होती है वेसिकल्स? दोनों में हो सकती है, वेसिकल्स किसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बना हुआ होता है मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। एक तो सिस्टर्ने होता है, ठीक है। सेकंड, उस पे क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसके पास, ठीक है। ये ट्यूब लाइक
स्ट्रक्चर होता है और साथ में वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम ऑब्लोंग बैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। देखो ये 3 चीजें वो है जो RER में भी प्रेजेंट है और SCR में भी प्रेजेंट है। मैंने राइबोसोम का नाम नहीं लिया क्योंकि राइबोसोम सिर्फ RER में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं यहाँ पे स्मूथ और रफ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीजें से मिलकर बना होता है। एक तो उसके स्ट्रक्चर में सिस्टर्ने होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वेसिकल्स बैग्स होते हैं। क्या आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। ओब्लोंग का मीनिंग क्या होता है सर? ओब्लोंग का मीनिंग क्या होता है? ऑब्लोंग मतलब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो सर मतलब ये सारे क्या होता है? फिल्म पे प्रेजेंट होता है। क्या बेटा? वेसल्स के अंदर लिपिड्स वगैरह होते हैं। वेसल्स के अंदर लिपिड्स वगैरह, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओब्लोंग एक स्फेरिकल मतलब एक किसी से बोलते हैं ना कि स्फेरिकल तो है लेकिन एक रफ स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो कुछ कैरी करता है। रफ स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस टाइप से, ये एक ओब्लोंग स्ट्रक्चर होगी, इस टाइप से हम बोल सकते हैं ओब्लोंग, ठीक है। तो सर इसका यूज क्या होता है? क्या कैरी क्या करता है? बेटा मैंने फंक्शन नहीं बताया, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई इसकी? यस सर, क्लियर। अब सर आ गई जो मैंने सर, पढ़ाया, क्लियर है। जो मैंने नहीं पढ़ाया आप उसकी बात कर लो, जो मैंने पढ़ाया उसकी बात ही नहीं करते आप लोग। सॉरी सर। ठीक है, अभी मुझे बताने तो आगे की चीजें, पहले मैं ये पूछे क्लियर भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीज होती है उसके अंदर, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर 3 चीज होती है, सिस्टर्ने होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, अगर राइबोसोम हो गए तो हम उसको रफ बोल देंगे, राइबोसोम नहीं होंगे तो उसको हम स्मूथ बोल देंगे। बाकी ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई आपको? यस सर। ओके, यस सर। यस अब सर। हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे तो हम वेसिकल्स के बारे में भी जान लेंगे। देखो इसके फंक्शंस मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में 4-5 पॉइंट लिखवा देता हूं मैं आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से शो कर रहा हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है ER। तो ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स से होते हैं वो, ठीक है। ये लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड या ऑब्लोंग बैग्स की तरह हमें दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब हो गया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बना हुआ है किस चीज से? 3 चीज से मिलकर, सिस्टर्ने, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और वेसिकल से। इसको भी मैं लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ, लुक लाइक सर ट्यूबल मतलब? लुक लाइक लॉन्ग, क्या ट्यूबल मतलब? बेटा अभी तो बताया मैंने ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या था। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आई होप कि मुझे इतना लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आता जा रहा है ना? यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया यस सर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ER जो होता है वो 2 टाइप का होता है ER, एक तो RER और एक SCR। तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है RER और सेकंड होता है SER। तो RER की भी स्ट्रक्चर मैंने बता दी और SCR की भी स्ट्रक्चर मैंने बता दी आपको। तो मैं इनके बीच में डिफरेंस कर रहा हूँ कि इसको हम रफ क्यों बोलते हैं। तो RER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं? इट इज रफ बिकॉज एक बार जो सेकंड पॉइंट है लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल और राउंड, सर राउंड क्यों यूज किया हमने?
देखो यार, मैंने आपको बताया ये ट्यूब लाइक, देखो ध्यान से सुनो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने ऐसे बोला। अगर मैं इसकी शेप कुछ ऐसी बनाता हूँ और कुछ इसको नीचे से ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मैं राउंड भी तो बोल सकता हूँ ना, समझ रहे हो? यस सर। है ना? तो ये एक जो ये फोल्ड मैंने आपको दिखाए, ये वाले जो फोल्ड मैंने आपको दिखाए हैं, इनको मैं सिस्टर्न बोल रहा हूँ। ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं ट्यूब्यूल्स बोल सकता हूँ। और ये कुछ एक राउंड शेप में भी मैं बोल ही सकता हूँ ना, समझ रहे हो? तो यस सर। RER, it is rough because it has particles called ribosomes attached to its surface, क्योंकि इसकी सरफेस पे एक पार्टिकल प्रेजेंट्स होते हैं जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। ड्यू टू दिस राइबोसोम्स, ड्यू टू presence of ribosomes, it helps in प्रोटीन सिंथेसिस, manufacture of प्रोटीन्स। तो इसका मतलब है प्रोटीन्स बनाने में हेल्प कर सकता है। अगर मैं SER की बात करूं, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की बात करूं, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है उसके पास क्या होता है? राइबोसोम्स आर एब्सेंट। राइबोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। साथ में इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स। इनके पास वेसिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको मतलब रिकमेंड करूँगा कि अपनी NCERT खोलना और उसमें ना मतलब राइबोसोम का फिगर देखना, राइबोसोम कह रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर देखना। आपको ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे शो हो रहा होगा, या आप गूगल खोलना, गूगल पे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्च करना और उसकी इमेज देखना, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आज मैं थोड़ा सा डाउनलोड करना भूल गया हूँ, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। तो जो सर वो थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा +C क्या लिखा है? प्रेजेंस, इसका मतलब है प्रेजेंस। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि वो ईयर है ना, वो सब थोड़ा सा लंबा दिखता है। SER भी लंबा दिखता है और RER में बस वो लंबा दिखता है, उसमें थोड़ा सा रिबोसोम्स होते हैं, ट्यूब लाइक होता है एकदम। यस। आप फिगर देख रहे हो अभी हैंड टू हैंड? सर मैंने बहुत बार बनाया उसको 8th क्लास में भी, तो मुझे अच्छे से याद है। तो मे बी आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, है ना? यस सर मेरे पास मॉडल भी बना हुआ है। अरे बेटा मॉडल हो गया। तो हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ, जो SCR का काम क्या होता है? हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में ये हेल्प करता है, और लिपिड्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। फैट मॉलिक्यूल्स हो गया, लिपिड्स हो गया। तो ये जो राइबोसोम, जो RER हो गया वो प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है, और जो SCR हो गया वो मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स का, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रहे वेसिकल्स, ये वेसिकल्स से बना होता है। तो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स में क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स का और लिपिड्स का, ठीक है। अब मैं आपको फंक्शंस बताता हूँ इन दोनों को मिलाकर कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। हाँ बोलो सर। वेसिकल्स तो अभी आपने बताया RER में प्रेजेंट होते हैं ना? हाँ, लेकिन जो हम मेनली हमें जो वेसिकल्स के बारे में हम जानते हैं ना, तो ज्यादातर स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई जाती है वो SCR की तरफ दिखाई जाती है, क्योंकि SCR के अलावा वहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है वो उसको कंटेन करने में हेल्प करती है। लेकिन जैसे RER को देखते हैं तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करके रखते हैं, ओके। मतलब इसमें कम होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ, तो वो ऑलमोस्ट लगता है कि उसी से बना हुआ
हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वेसिकल्स का काम होता है फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करना। तो वेसिकल्स भी मतलब अब जब राइबोसोम आरईआर के पास प्रेजेंट है तो आरईआर का काम हो गया सिर्फ प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना, और वेसिकल्स ज्यादातर वहीं प्रेजेंट होते हैं एससीआर में, तो वहां पे मतलब इनका काम हो गया फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करना। अगर मैं ये फंक्शन, साइटोप्लाज्म में फैला होता है ना ये रेटिकुलम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कहीं कहीं पाया नहीं जाता है? नहीं, आप एक काम करना, हमारी एनसीईआरटी है एनिमल सेल भी दे रखा है और प्लांट सेल की भी स्ट्रक्चर दे रखी है ना। यस आप सर। उसको एक बार ध्यान से देखना, आप देखना कितना एरिया कवर हो रहा है कितना नहीं हो रहा, और थोड़ा सर्च भी करना, तो मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा आपको, है ना। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। भाई सिंपल सी बात है कि भाई ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल का काम करता है कि भाई साइटोप्लाज्म जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बिल्कुल अटैच्ड होता है मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन द प्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्म, मतलब ये एक वे हो गया कि यहाँ से ये आगे की साइड भेज देगा और यहाँ से ये अंदर की साइड भी भेज सकता है, ठीक है। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, प्रोवाइड स्पेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज, प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। तो आपको पता है केमिकल रिएक्शंस वगैरह भी यहाँ पे होती है, ठीक है। और इट आल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसाइज ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स। तो ये यहाँ पे सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करता है, और वो जो सिंथेसाइज करता है वो एससीआर होता है। और ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज में कैसे करता है? बायोकेमिकल एक्टिविटीज जैसे मतलब एंजाइम्स वगैरह के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि जो वेसिकल्स होती है वो फैट मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है, सिंथेसाइज करती है, ठीक है। तो जब वो सिंथेसाइज करती है इसका मतलब है वहां पे केमिकल एक्टिविटीज भी हो रही है ना। वो लिपिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन बनाने में भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है वहां पे, इसका मतलब है ना। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ऐसा लगता है कि केमिकल रिएक्शन होता है कि एक अलग सा सॉल्यूशन लिया, दो सॉल्यूशन लिया, आपस में मिला दिया तो केमिकल रिएक्शंस हो गई, नहीं, बहुत माइनर जगह पे भी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो ये प्रोवाइड स्पेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज, इट आल्सो हेल्प्स इन द synthesis of fats, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लिपिड्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो इन चीजों को भाई अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि भाई ये भी बना सकते हैं, ये कौन बनाता है, ये एससीआर बनाते हैं, ठीक है। ये एक और काम करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। अगर कुछ मतलब टॉक्सिक चीजें वहां पे बन रही है सेल के अंदर, तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन। डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा ये? अगर वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कोई पॉइजन का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे, तो उसको डिटॉक्सिफाई भी कर सकता है, उसको ईट भी कर सकता है, उसको डाइजेस्ट भी करवा सकता है ये, ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शंस। सर वो तो लाइसोसोम करेगा ना? लाइसोसोम भी करता है और ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ओके। और यस सर, ओके सर। और ड्रग्स को भी ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, मतलब ड्रग्स को भी ये क्या कर देता है, रिमूव करवा देता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजन प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स ऑल्सो। और प्रोटीन ऑल्सो सेंड टू द वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। जो प्रोटीन बनती है कहाँ पे, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन उसे ट्रांसपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटीन ऑल्सो सर सेंड टू द यस जो इट हेल्प्स इन द सिंथेसाइज ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड एक्सेट्रा। जो ये है ना
तो ये Yes. मतलब SCR का फंक्शन है। यस यस, क्योंकि वहीं पे वेसिकल्स होती है ना, यस सर। जहाँ पे ज़रूरत होगी यहाँ पे ये उसको भेज देगा प्रोटीन को, जहाँ पे इन प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास अब 2-3 टॉपिक बचते हैं। गोल्गी एपरेटस हो गया, और आपका लाइजोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और प्लास्टिड्स हो गया, और वैक्यूल्स होगा। तो मे बी अब नेक्स्ट चैप्टर में ही ये खत्म हो सकता है, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी। सर ऐसे Yes, कहते हैं कि sir. अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा तभी प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, अगर स्कैटर्ड होगा तो नहीं करता है ना? नहीं करेगा। मतलब उसके सिर्फ सारे मटेरियल बेसिकली इसी में ही कहीं ना कहीं चिपके रहते हैं, यस क्योंकि यस कई जगह फैला हुआ है। तो ओके यस यस, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक बाय, है, थैंक थोड़ा, हाँ, ओके ओके।